बहुत ही रोमांटिक है। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक जरूर सुनिए। कहानी शुरू करते हैं। मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली जो कभी कभी मनोज जी लेते थे, और मैं रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी ताकि मनोज को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 12 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और मनोज के कमरे में चली गई। मनोज बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूं? मनोज ने संकोच में कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अब भी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। मनोज ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही, दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम पायल है, मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा डूबा रहता है अपनी भरी भरी काया और लगभग 6 फीट ऊंचाई के साथ। जब मैं साड़ी पहनती हूं तो जैसे सब कुछ ठहर जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूं। अब बात करते हैं मेरे 20 साल के भतीजे की, जो मेरा दीवाना हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, मौसी, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा पूजन कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी पर है। मेरी 8 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरे संतरे की साइज और भी बढ़ गया है। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 13 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक चू के दीवाने थे। वैसे आमतौर पर चू का रंग अंदर लाल, बाहर काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति मनोज घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और वह बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मनोज का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द और हताशा का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी दीदी और मेरा भतीजा आयुष उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन मनोज ने आयुष को यहाँ रुकने के लिए कह दिया क्योंकि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे, इसीलिए मैंने अपनी बहन को कहकर आयुष को कुछ दिन रुकने के लिए बोल दिया। आयुष मान गया और बहुत खुश हो गया। आयुष मेरे कान तक ही आता था। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी गोरा था। आयुष ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज आयुष मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वह शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं मनोज को खाना खिला रही थी, तब आयुष भी हमारे पास बैठा था। फिर से अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। मनोज के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने मनोज के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोजाना छू मारा करते थे। मनोज यह सुनकर हंसने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी जोश में लग रही हो? मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताओ तो इस छू ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ पायल, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो डार्लिंग, फिर देखना मैं इस चू का क्या हाल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं,
पूरे 8 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही यह हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे पति मेरी दर्द दूर करने के लिए बोले, चलो वो, नहीं तो कम से दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद मनोज सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर आयुष को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन आयुष अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ आयुष, 1 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। आयुष उठकर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर आयुष ने पूछा, मौसी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। आयुष ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही आयुष ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? आयुष कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, मौसी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। आयुष ने कहा, हाँ मौसी, एक थी साली, लेकिन उसने अभी मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी ठुकाई तो कर दी होगी ना? आयुष बोला, नहीं मौसी, सच बताओ तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो। आयुष चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते आयुष के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो आयुष बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही आयुष ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा भी ले रहे हो, और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। आयुष मुस्कुराकर पूछने लगा, मौसी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूं? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। आयुष मुझसे कहने लगा, मौसी सच सच बताना, आप जो 2-2 किलो के वजन अपने सीने पर लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी यह बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद आयुष मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। आयुष को आए हुए 8 से 10 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी मिलजुल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने मौसा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरी कमर की मालिश भी कर देता। लेकिन मेरी प्यास दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो आयुष ही है जो मेरी प्यास बुझा सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो आवारापंती करते थे। वे भी मुझ पर लाइन मारते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे देखते और अपनी आंखें सेकते। पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सेट कर लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे। इसीलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन आयुष तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मुझे शांत कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज आयुष को फंसा ही लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही आयुष नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही कटोरी मैं दूध निकाल रही थी
मेरी बेटी अभी ननिहाल गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब एक्स्ट्रा दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और आयुष के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही आयुष अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा सॉरी मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे आयुष, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। आयुष बोला, अरे मौसी, ऐसे में अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। आयुष का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी मौसी थी, इसीलिए वह थोड़ा गिल्टी महसूस कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे आयुष रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा? आयुष बोला, माँ कसम मौसी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही मस्त है मौसी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी आयुष बोला, मौसी मुझे नहीं आता, कैसे करना है? तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब आयुष की धड़कनें तेज होने लगी, तो मैंने सोचा कि अब इसके आगे झुकने का सही समय है। मगर जैसे ही मैं झुकने लगी तो देखा कि आयुष का घी तो पहले ही निकल चुका है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से आयुष को मारते हुए कहा, यह क्या किया? पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही आयुष का नशा उतरा, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी मौसी, सॉरी, वो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूं। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी बनाने में लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और मनोज को कमरे में देने के लिए चली गई। मनोज भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। मनोज बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? पायल, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो नो बेबी नो कहकर स्पीडी को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना पायल, कहाँ की बात, कहाँ ले जाती हो? इसके बाद मनोज ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं आयुष के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं आयुष को चाय देने गई तो वह बैठा फोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है आयुष, आज तो तुम काफी चेंजिंग से लग रहे हो। आयुष बोला, मौसी, वह मैंने पहली बार ऐसा अनुभव लिया था। प्लीज आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी? वैसे सच बताओ तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने आयुष को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज आयुष के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही बरस रहे थे। वह बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। मौसी, आप बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रही हूं कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। इन 15 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है, और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है आयुष। मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं मौसी, मेरे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज मौसी, मना मत करना, बस एक रात के लिए मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। जब आयुष यह सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल सेव जैसा हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी।
मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे मौसा तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा अब से? तुम मुझे अपनी मौसी नहीं बल्कि रानी ही समझना। आयुष बोला, मौसी एक बात और है, मेरा तो छूते ही निकल जाए, मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, लेकिन आप इतनी खूबसूरत। मैंने उसे कहा, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस रात को तैयार रहना मेरे। इतना कहते ही आयुष खुश हो गया, कहने लगा, मौसी आप बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैं चली गई, क्योंकि शाम हो रही थी और मुझे मनोज को नहलाना भी था। जब मनोज जी नहा लिए तो आयुष अपने मौसा जी को टहलाने ले गया। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया और उनके आने तक खाना भी तैयार कर दिया। आते ही आयुष ने हाथ पैर धोए और खाना खाने के लिए बैठ गए। इतने में 9 बज चुके थे और मनोज की दवाइयों का समय हो रहा था, इसीलिए मैं उन्हें कमरे में ले गई और दवाइयां दे दी। मनोज की दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं, ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो और आसानी से नींद आ जाए। मनोज दवाइयां खाकर जल्दी ही सो गए। मैं उनका सर दबा रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मनोज सो चुके हैं, मैं नहाने चली गई। नहाकर मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी, बालों का जुड़ा बना लिया और महक के लिए परफ्यूम भी लगा लिया। वैसे तो मैं मेकअप कभी कभार ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा कर ही लिया ताकि चेहरा ग्लो करे। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मैंने अपनी अलमारी से पावर वाली गोली निकाली, जो कभी कभार मनोज लेते थे, और रसोई में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध तैयार किया और उसमें एक गोली डाल दी, ताकि कि आयुष को थोड़ी शक्ति मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10:30 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और आयुष के कमरे में चली गई। आयुष बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, वह खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। जब वह कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूं? आयुष ने कहा, मौसी, मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। आयुष ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही मैंने कहा, चलो अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। आयुष ने जवाब दिया, मौसी, पूजा तो शुरू कर दूंगा, लेकिन आप दिए में तेल डालोगी या फिर सीधे ही पूजा करवाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं पहले से ही तेल डालकर आई हूं। इसके बाद जो हुआ वह बताते हुए मुझे भी शर्म आ रही है। मैं आयुष को अब तक बच्चा ही समझ रही थी, लेकिन उसने पूजा में मेरे पति से भी आगे निकल गया। आयुष ने सबसे पहले काजू कतली का स्वाद खाया। मेरे पति ने आज तक काजू कतली नहीं खाई, वह तो सीधे ही पूजा शुरू कर देते थे। जब मैंने आयुष से कहा, अब बस भी करो और कितने खाओगे, तो उसने जवाब दिया, नहीं मौसी, आपको नहीं पता यह कितनी मीठी है, इसी के लिए हम पागल रहते हैं। यह आयुष की पहली पूजा थी, इसीलिए वह आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाया। मैं तो ज्यादा नहीं थकी, लेकिन आयुष को पसीने पसीने हो चुका था। मुझे भी 2 महीने बाद पूजन का सुख मिल रहा था, तो मैं भी बहुत खुश थी। इसके बाद आयुष थक चुका था और आराम करने लगा। मैं भी वहीं पर थी। जब मैंने उससे पूछा, कैसा लगा पहली बार, तो आयुष ने जवाब दिया, मौसी, सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी के सारे सुख एक साथ मिल गए। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, या कहूं तो दुनिया की सबसे अच्छी मौसी हो। फिर हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रही थी। मैंने उठकर चाय नाश्ता बना लिया और मनोज को दे आई। इसके बाद मैं आयुष को भी चाय देने के लिए उसके कमरे में गई। वह भी उठ चुका था। चाय लेकर उसने मुझसे पूछा, मौसी, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मुझे लगा कि शायद आयुष को पछतावा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, आयुष, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सच कहूं तो यह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि तुम्हारे मौसा 7-8 महीने तक ठीक नहीं हो सकते और मुझसे इतना इंतजार शायद ही हो पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। प्लीज तुम इतनी टेंशन मत लो
और हाँ, इसके बारे में किसी से भी मत कहना। आयुष ने हमें सर हिला दिया और बोला, मौसी अगर यह मेरी मजबूरी बन गई तो। मैंने कहा, आ जाना फिर अपनी मौसी के पास, मैंने कब तुम्हें मना किया है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और आयुष फिर से मेरी तारीफ करने लगा। मौसी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो मुझे आप जैसी मौसी मिली। इसके बाद मेरे और आयुष के बीच पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। अब जब भी मेरा मन करता मैं आयुष से पूजन करवा लेती। इसी बीच आयुष के पापा ने फोन भी किया था कि वह घर आ जाए, लेकिन आयुष ने मना कर दिया। अब मेरे पति मनोज भी धीरे धीरे चलने फिरने लगे थे, तो हम लोग बाजार भी घूमने लगे। आयुष अब मेरी ओर ज्यादा केयर करने लगा था। शाम को जब भी मैं मनोज को सुलाकर आयुष के पास जाती तो वह मेरे पैर दबाता, कमर की मालिश करता और सर भी दबाता। मैं आयुष से कहा भी करती थी कि मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता और कहता, चुप रहो मौसी, आप सारा दिन काम करती हो इसीलिए थक जाती हो, तो इतना तो मुझे भी करने दो। मेरे प्यारे दर्शकों, शायद आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद ना आऊं, क्योंकि मैंने मौसी के रिश्ते को खराब किया है। लेकिन सच कहूं तो मैं भी ऐसा करना नहीं, लेकिन भावनाओं में सब कुछ हो गया। इसलिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करना और मेरी कहानी को सुनकर भावनाओं में मत बह जाना, क्योंकि सच में यह गलत बात होती है। फ्रेंड, स्टोरी की शिक्षा यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है जो हमारे जीवन में काम आ सकते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं। कहानी में पायल अपने पति मनोज की देखभाल करती है। जब वह दुर्घटना में घायल होते हैं, यह दिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए जीना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की देखभाल करना भी शामिल है। जीवन में जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हमें अपने साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पायल और आयुष का रिश्ता दिखाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। जब मनोज को चोट लगती है तो आयुष पायल की मदद करता है। यह दर्शाता है कि कठिन समय में परिवार का सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए। कहानी में मनोज की चोट के कारण पायल को उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा अपने और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमारी प्राथमिकता हमारी और हमारे परिवार की सेहत होनी चाहिए। पायल ने मनोज की बीमारी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी, जो उसकी आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जीवन में कई बार हमें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन सकारात्मक सोच और बनाए रखने से हम उन्हें पार कर सकते हैं। कहानी में जब आयुष और एक बार बात करते हैं तो उनके बीच की दूरी कम होती है। ये दिखाता है कि खुला संचार किसी भी रिश्ते, हमें अपने मन की बात बिना किसी डर के कहनी चाहिए ताकि हमारे रिश्ते मजबूत बने रहे। कहानी में पायल और मनोज के बीच की बातें और आयुष की उपस्थिति से पता चलता है कि जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन कितना जरूरी है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रख सके। पायल और आयुष के बीच का रिश्ता विश्वास पर आधारित है।